पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं दे दो, उससे दे दूं, किसी तरह तो गला छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? नहीं, उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कम्बल के बिना हार में रात तो वह किसी तरह नहीं जा सकता था। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कम्बल, ना जाने कितनी बाकी है, किसी तरह से चुकने में ही नहीं आती। मैं कहती हूं तुम छोड़ क्यों नहीं देते खेती बाड़ी? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही बस जन्म हुआ है। अरे पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से तो बाज आए। मैं ना रुपए दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? अरे उसके बाप का राज है। ये सुनते ही उसकी तनी हुई बोहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले, लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी झोंक दो और ऊपर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे। वे आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए से मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा हुआ कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद ना आती थी। हल्कू ने गुठनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबड़ा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आया हूँ, दौड़े दौड़े आगे चले आए। अब रो अपने नानी के नाम को। जबड़ा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार झमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया था, स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबड़ा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ मत आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रांड पछवा जाने कहाँ से बर्फ ली आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह तो रात कटे। 8 चिलम तो पी चुका, यही खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजे दूसरा लौटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबड़ा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, बस जरा मन बदल जाता है। जबड़ा ने उसकी मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू कहने लगा कि आज और जाड़ा खा ले, कल से तेरे लिए पुआल बिछा दूंगा,
उसी में घुस कर बैठना, तब ना जाड़ा लगेगा। जबड़ा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा, निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की बार तो सो ही जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट। पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबड़ा को धीरे से उठाया और उसके सिर पर थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से ना जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो अपनी गोद में उसे चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो उधर उसे महीनों से ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहीं है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृण की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा तक पहुंचा दिया था। नहीं, अनोखी मैत्री ने उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसके अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे जोखों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा, छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास ना आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर से दौड़ जाता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा, दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को उसमें छुपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। झुककर आकाश की ओर देखा, अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी ना चढ़े थे। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई 1 गोली के टप्पों पर आम का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलो पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को तो मुझे पत्तियां बटोरते हुए देख तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो ऐसे बैठा नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत से जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगा हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चल पड़ा। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो ना रह जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाँठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चलता रहा। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे गिर रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा ढेर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जमा कर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों तक को छूकर भाग रही थी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो अथाह अंधेर को अपने सिरों पर संभाले हुए अंधकार के उस अनंत सागर में ये प्रकाश की एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर,
अब ठंड नहीं लग रही है? जबर ने कूं कूं करते मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले ये उपाय क्यों नहीं सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस लाव को कूद पार करें, देखें कौन निकलता है आगे। अगर जल गए बच्चा तो दवा ना करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वो कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा, अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कानों में सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर्र चर्र सुनाई दे रही थी। उसने दिल में कहा, नहीं नहीं, झगड़ा के होते हुए जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे भी कोई धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबड़ा जबड़ा। जबड़ा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चर जाने की आहट मिली। अब वह अपने को किसी धोखे में नहीं रख सकता था। उसने अपनी जगह से हिलना चाहा, पर उसे हिलना जहर लग रहा था। कैसा धंधाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना उसे असहज जान पड़ा। वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, बस जोर से आवाज़ लगाई, जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा। 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसको चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गरम जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब नींद खुली, चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, आज सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आई है? हाँ, सारा खेत सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहां मड़िया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा, तुम्हें अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि भाई मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आ गए। देखा, सारा खेत रौंदा हुआ और जबड़ा मनैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब तो मजूरी करके ही मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को यहाँ ठंड में सोना तो ना पड़ेगा।